मेरा नाम रमेश गुप्ता है। हमारी टीम का नाम श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब है। अगर मुझे अपने गांव में रहने का मौका मिले तो मैं एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहूँगा। हमारी एक दुकान है जिसे मैं वसी करूँगा। नेपाल की हुकूमत अपने लोगों को रोजगार के खातिर खा मौके फराहम करने में नाकाम रही है। रोजी कमाने, अपनी जिंदगी गुजारने और मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता न होने के सबब हम बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे बैरून मुल्क क्या काम मिलेगा। अभी तक इसका तयन नहीं हुआ है, लेकिन मेरी सलाहियतों को देखते हुए ये अच्छा होगा कि मैं किसी दफ्तर में काम कर सकूं, या मैं बतौर कैशियर काम करना पसंद करूंगा। हाँ, मुझे डर लगता है। हम बैरून मुल्क जो काम करते हैं वो ऐसा ही होता है। हमें इमारतों की तामीरात में काम करना पड़ता है। हमारे पास मुनासिब तालीम नहीं है, इसलिए हमें जो भी काम मिलता है हमें करना पड़ता है। कतर में बहुत से लोग हलाक हो चुके हैं। 2010 में कतर की 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी जीतने के साथ ही तनाज़ात का आगाज हुआ। इस छोटे से खलीजी मुल्क के पास वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। कतरी नुमाइंदों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मेज़बानी के हसूल के लिए रिश्वत दी। मुबैना बदउनवानी की तहकीकात एक दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद भी जारी हैं। शिकायत आने लगी कि मौसम गर्मा की गर्मी, जो बाज़ औक़ात 50 डिग्री तक पहुँच जाती है, शायकीन और खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा होगी। इसका हल खेलों को मौसम सरमा में मुंतकिल करके किया गया। दौलतमंद होने के बावजूद कतर में कोई मकामी तामीराती कारकुन नहीं है, लेकिन अगले 10 सालों में गैर मुल्की कारकुनों की तादाद बढ़ी, जिससे मुल्क की गैर मुल्की आबादी में 65% से ज़्यादा इजाफा हुआ। बैरून मुल्क से मुलाजमत के लिए मजीद मजदूरों के आने का मतलब पहले से दबाव के शिकार निज़ाम की आजमाइश था, और ऐसा ही हुआ। तामीराती सरगर्मियों में तेजी आई। $30 करोड़ से खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की तज़ीनो आराइश हुई। 7 नए स्टेडियम तामीर हुए और एक नया लग्जरी शहर बना, लुसैल, जहां लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम वर्ल्ड कप की फाइनल की मेज़बानी करेगा। कतर में अब 100 से ज़्यादा नए होटल्स, मेहमान खाने, नई फलक बोस इमारतें, तफरीही प्लाजे, अजायब घर, अवामी मकामात पर फन पारे और एक मुकम्मल नया मेट्रो और ट्रांस सिस्टम मौजूद है। लेकिन जिस तेज़ी से ये सब इमारतें बुलंद हुईं, उसी तरह इनकी तामीर करने वाले लोगों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शिकायत भी सामने आईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ साथ न्यूज़ मीडिया ने भी तलाश दी कि कारकुनों की उजरत चोरी की गई और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदियां लगाई गई। उनके मुताबिक हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी ये थी कि कारकुनों को खतरनाक हालात में रहना और काम करना पड़ा। कतर 2022 वर्ल्ड कप के हवाले से होने वाली तामीरात के दौरान हज़ारों की तादाद में कारकुन हलाक हुए। ये तादाद गुज़िश्ता 30 सालों में होने वाले किसी भी दूसरे वर्ल्ड कप या ओलंपिक खेलों में होने वाली मजमूई हलाकतों से कहीं ज़्यादा है। 2021 में गार्डियन अखबार की तहकीकात से इंकिशाफ हुआ कि कतर को वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने के बाद से वहाँ 6,500 से ज़ायद तारिकीन वतन मजदूरों की हलाकतें हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अमवात के ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स में फितरी अवामिल या दिल के दौरे को मौत की वजूहात के तौर पर दर्ज किया गया है, जिससे आजिर हर्जाने और जिम्मेदारी से बरीअज़्ज़िम्मा हो जाते हैं। मेरा भाई लाश वापस ले आया। वो कतर में मुकीम था। इस गांव के बहुत से लोग कतर में हैं। उन सब ने उसकी मदद की। वहां रहने वाले लोगों ने उसकी लाश को वापस लाने के लिए तकरीबन 3 लाख नेपाली रुपए जमा किए थे। हर एक ने इस काम में हिस्सा डाला। मेरा नाम उर्मिला देवी शाह है। मेरे शौहर 4 माह पहले कतर में इंतकाल करके थे। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा 15-16 साल का है। बाकी 10, 8 और 5.5 साल के हैं। कभी मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और कभी 5 बजे। मैंने 3 या 4 माह पहले आमदनी के लिए दुकान खोली थी, लेकिन इससे ज्यादा आमदनी नहीं होती।
कमाई से मैं दुकान के लिए सामान खरीदती हूँ। आज तक मैंने घर के अखराजात के लिए काफी पैसा नहीं कमाया। मेरे शौहर एक पेंटर थे। वो सुबह 9 बजे काम पर जाते थे और शाम तकरीबन 6-7 बजे लौटते थे। मैंने अपने शौहर से उनकी मौत से चंद घंटे पहले बात की थी। उसने मुझे बताया कि एक दावत में शिरकत के बाद से उनके सीने में दर्द महसूस हो रहा था। उसने 3-4 दिन तक दर्द बर्दाश्त किया और दवाई ली। उन्होंने बताया कि बाद में अस्पताल ले जाते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। जब मैंने उसकी वफात के बारे में सुना तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। जब भी मुझे अपने शौहर की याद आती है, मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकती। लेकिन जो कुछ हम हर रोज देखते हैं, काठमांडू से ताबूत आते हैं जिनमें लाशें होती हैं। ये तबई मौत कैसे हो सकती है? या तो कोई चोट होनी चाहिए या कोई शदीद बीमारी। एक शख्स जिसकी उम्र 20 साल है तबई तौर पर कैसे मर सकता है? यकीनन अब अगर हम मौत से आगे मौत की वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं, मौत की वजूहात क्या थीं? वो कौन से मुहर्रिकात थे जो पेचीदगियों की वजूहात बने कि जिनसे किसी शख्स की मौत वाक़ई हो गई? अगर हम दिल के रुकने के अलावा मौत की वजूहात का जायज़ा लें तो बहुत सी हो सकती हैं। काम के दौरान चोट लगना, ऊंचाई से गिरना, जहर का शिकार होना, घर से दूरी का शदीद एहसास, जो अफसरदगी और ख़ुदकुशी की वजह बनता है। जिनमें मजदूर दिन भर काम करते हैं, ये जिस्म में पानी की कमी का सबब बनता है। ये हीट स्ट्रोक का सबब बन सकता है। ये जिस्म में पानी की शदीद कमी और नमकियात के अदम तवाज़ुन की वजह बन सकता है और ये मौत का बाइस बन सकता है। चूंकि उनकी मौत नाकाबिले वजाहत है, मुनासिब तरीके से तहकीकात नहीं की गई, इसलिए खानदानों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया जाता है और वो ये भी नहीं जानते कि कतर में उनके प्यारे की मौत कैसे हुई। ये गर्मी भी हो सकती है और ये दबाव की वजह से भी हो सकता है। खुदकुशी की शरह भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो कर्ज लेते हैं। इसका भी उन पर ज़हनी दबाव बहुत ज्यादा होता है। खतरे के बावजूद काम करने वाले रोजगार के मौके के लिए कतर जाते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपाइन, केन्या, सूडान, युगांडा और नाइजीरिया से है, जहाँ मुलाजमतें नायाब हैं और गुर्बत बहुत ज़्यादा है। एशिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक नेपाल में 56% घरानों को बैरून मुल्क काम करने वाले उनके ख़ानदान के अफराद पैसे भेजते हैं, यानी मुल्क की निस्फ से ज़्यादा आबादी उनकी आमदनी पर इन्हिसार करती है। किसी ख़ानदान के कमाने वाले अहम फ़र्द की मौत तबाहकुन हो सकती है। अगर कोई कारकुन काम के दौरान हलाक हो जाता है तो उसके अहले खाना को माली मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी डेथ सर्टिफिकेट में कहा गया है कि उसकी मौत तबई वजूह या काम से हटकर दूसरी वजूह की बिना पर हुई है तो खानदान को आजिर से कुछ नहीं मिलता, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का कहना है कि कारकुन मुलाजमत पर रखने का तरीक़ाकार, जिसे कफाला कहा जाता है, मसले की बुनियाद है। इस कफाला निज़ाम की वजह से, जिसे स्पॉन्सरशिप सिस्टम भी कहा जाता है, मजदूरों को अपने आजरों के साथ नथी कर दिया गया है। उन्हें अपनी नौकरियां तब्दील करने की इजाज़त नहीं है और उन्हें अपने आजिर की इजाज़त के बगैर मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसके नतीजे में तारिकीन वतन इस्तेहसाल और ज़्यादतियों के ताबे रहने पर मजबूर होते हैं। कफाला निज़ाम एक कानूनी तरीक़ाकार है जो मशरिक़ी वस्ता के बहुत से ममालिक में आजरों को आमतौर पर घर के कामकाज या जिस्मानी मुशक्क़त के दूसरे कामों के लिए बैरून मुल्क से कारकुनों को उजरत पर रखने में मदद देता है। ये तरीक़ाकार आजिर को मुलाजिम के कानूनी और वीज़े के मामलात का इंचार्ज बनाता है। कफाला के तहत कारकुनों को मुल्क में दाखिल होने, मुल्क में रहने, नौकरी की तब्दीली और मुल्क छोड़ने के लिए आजरों की इजाज़त दरकार होती है। इस निज़ाम में ज़्यादती का इम्कान इतना ज़्यादा है कि एक नेपाली सिफारतकार ने कतर को खुली जेल करार दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इनमें से कुछ खिलाफ वर्जियाँ जदीद दौर की गुलामी के ज़ुमरे में आ सकती हैं। मजदूरों के लिए सख्त हालात, कम या बगैर तनख्वाह काम करना, आजरों का दस्तावेज़ात कब्जे में रखना
और मुल्क बदरी पर सालों की तनकीद के बायस कतर को 2017 में इस्लाहात का निफाज और सरकारी तौर पर कफाला निज़ाम का खात्मा करना पड़ा। इस्लाहात में से एक कम अज़ कम माहाना उजरत 1000 कतरी रियाल जो तकरीबन $275 बनते हैं और खाने और रिहाइश के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करना शामिल है। बज़ाहिर इस मयार को आमतौर पर बरकरार रखा जाता है। कानूनी तौर पर कारकुनों को अब सफ़र करने या मुलाजमत तब्दील करने के लिए अपने आजरों की इजाज़त दरकार नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि उन्हें अब भी अक्सर इंतकाम के खौफ से ये इजाज़त लेनी पड़ती है। दीगर जो छोड़कर जाना चाहते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें उन एजेंट्स का कर्ज लौटाना होता है जिन्होंने उनकी भर्ती करने वाली कंपनियों को अदायगी में मदद दी होती है, और उन्हें अब भी यूनियंस में शिरकत करने या हड़तालों में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक खेलों से 3 माह कबल एक मकामी एडवोकेसी ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि 60 कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ को तनख्वाहों की अदब अदायगी के खिलाफ एहतजाज करने पर जिला वतन कर दिया गया। कतरी हुकूमत ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियों का एतराफ़ किया, लेकिन तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया है। तो कागजों में कफाला खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगर आप अमली तौर पर देखें तो ये कतर में अब भी मौजूद है। तो मेरी राय में हम समझते हैं कि फीफा और कतर को एक जामे प्रोग्राम तश्कील देना चाहिए और उन तारकीन वतन कारकुनों की दादरसी के लिए माली एआनत फराहम करनी चाहिए जिन्हें गुज़श्ता 12 सालों से नज़रअंदाज किए जाने वाले इस्तेहसाल और बदसलूकी का सामना करना पड़ा है। और ये सिर्फ उन तारकीन वतन मजदूरों तक ही महदूद नहीं होना चाहिए जिन्होंने स्टेडियम या ट्रेनिंग साइट पर काम किया, बल्कि दूसरे कारकुनों को भी शामिल किया जाए जो टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयारी में शरीक थे। हमें तारकीन वतन मजदूरों की जानिब से शिकायत पर मबनी फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स के जरिए केसेस मुसलसल मौसूल हो रहे हैं कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई थी, और कुछ कारकुनों ने ये भी शिकायत की कि उन्हें कम तनख्वाह दी गई या उन्हें ओवरटाइम की अदायगी नहीं की गई। हम बैरून मुल्क जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ कोई काम नहीं मिलता। बसूरत दीगर हम अपने ही गांव में रहना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर मैं अभी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम 2 से 3 साल तक वहाँ रहूँगा, और वापस आने के बाद मैं सोचूंगा कि मैं क्या करूँगा। मुझे अपनी माँ, अपने वालिद और अपने बड़े भाई की मदद करनी होगी। अब तक मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ करता रहा है, लिहाजा अब मुझे भी उनकी मदद करनी होगी। लोग वहाँ काम के लिए जाते हैं, और अगर उनके साथ किसी किस्म का हादसा हो जाता है तो ये कुर्बानी है। उस वक्त हमारे बच्चे छोटे थे, तो मेरे शौहर ने खुराक और उनकी स्कूल की तालीम के लिए पैसा कमाने की खातिर मुलाजमत के लिए गैर मुल्क जाने का फ़ैसला किया। वो मुझे हर रोज़ फ़ोन करते थे। उन्हें ऊंची इमारतों पर चढ़ना पड़ता था और वहाँ सख्त मेहनत करना पड़ती थी। उन्हें उन इमारतों की छत तक तामीराती सामान ले जाना पड़ता था। अगली सुबह जब उनके दोस्त ने मुझे फ़ोन किया तो हमें बताया कि उसकी मौत हो गई है। रात के वक्त उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत के 15 दिन के बाद उनकी लाश यहाँ लाई गई थी। वो घरों को रंग करने के लिए एक पेंटर के तौर पर वहाँ गया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे बेलचे के साथ मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। उसने बताया कि ये काम बहुत मुश्किल था और एम्प्लॉयमेंट एजेंट ने उसे धोखा दिया। उसे अपने काम के सिर्फ 300 कतरी रियाल माहाना मिल रहे थे। उसने कहा कि वो पहले कर्ज उतारेगा और फिर वापस आएगा। कर्ज चुकाने के बाद उसने कहा अब मैं वापस आ जाऊंगा, तो मैंने उसे जल्द वापस आने को कहा। उसके रूममेट ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जीत नारायण का इंतकाल हो गया है। हम हैरान रह गए। और उन्हें दिन के औकात में ज़्यादा मुद्दत तक काम करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें बाहर गर्मी में रहना पड़ता है। वहाँ रहने के हालात ख़राब हैं। सेहत की देखभाल का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। लिहाजा ये तमाम अवामिल उन मज़दूरों की अमवात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। वो अच्छी तबीयत के मालिक थे। उसकी आवाज़ और बर्ताव भी बहुत अच्छा था। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे।
उसने कभी मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। वो बदतमीज नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। मेरा गांव बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे ये अच्छा लगता है। मेरा अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाने का दिल नहीं करता। जब मैं अपने गांव में होता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूं। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है।